हाय स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। जैसा कि आपने मेरी हेडिंग देखी होगी कि हम आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं, और क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो आपको सभी टाइप की वैरायटीज़ आ जाती हैं। हम इस वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ये मेरी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। अगर आपको इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है RS अग्रवाल से, और ये क्वेश्चन CBSE में भी हैं और ICSE में भी हैं। तो प्लीज़ ICSE वाले स्टूडेंट्स, ये बच्चे ये ना देखें कि ये RS अग्रवाल से तो उनके कोर्स में नहीं होगा। ये सेम क्वेश्चन ICSE बोर्ड में भी हैं। ओके, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर nth टर्म दे रखी है, हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन, इफ़ द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज 4n minus 10, show that it is in an AP and find the first term, common difference and 16 टर्म। ओके, जब हमारे सामने ये वाला क्वेश्चन है तो हमारे पास क्या दे रखा है, उन्होंने nth टर्म दे रखी है। ओके, यानी nth टर्म को मैंने आपको बता रखा है Tn से शो करते हैं, 4n minus 10 दे रखा है। अगर अब हम यहाँ पर ये nth टर्म है, अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालें तो n बराबर 1 रख दीजिए, n बराबर 2 रख दीजिए। अगर सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है तो n बराबर 3 रखना है। तो ओके, अगर हमारे यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है तो हम पुट द वैल्यू ऑफ n बराबर 1, तो T1 कितना आएगा, फर्स्ट टर्म में 4 1 ज़ा 4 माइनस 10, यानी कि आएगा -6। n बराबर अगर 2 रखते हैं तो T2 इज इक्वल टू आएगा 4 2 ज़ा 8, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 रखा है, -10 इज इक्वल टू -2। n बराबर 3 यानी T3 जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा 4 3 ज़ा 12, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू +2। इसी तरीके से n बराबर 4 रखेंगे तो T4 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास जो सीरीज़ आई है, हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो क्या बन रही है, -6 -2 2 एंड 6 एंड सो ऑन। ओके, अगर हमारी ये सीरीज़ बन रही है तो हम यहाँ पर देखेंगे ये एक ही तरह काम करेगा। तो अब हमारा इस तरीके से आपको फर्स्ट टर्म क्या पता चल गया, a बराबर -6। अब हमें ये देखने के लिए कि ये वाकई एक सीरीज़ है या नहीं है, हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखेंगे। d इज इक्वल टू, अगर हम -2 -6 यानी 2 में से -2 में से मैं -6 को माइनस कर रही हूँ, तो हम क्या देखते हैं, -2 + 6 इज इक्वल टू 4। ओके, नाउ अब हम वापस चेक करते हैं कि 2 में से अगर मैं -2 को माइनस करके देखूं तो 2 + 2 यानी कि 4। इसी तरह 6 में से मैं अगर 2 माइनस करने लगती हूं तो भी 4, यानी हर बार मेरा डी क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। और हमारा a भी निकल चुका है हमारे लिए, d यानी a बराबर तो निकला है हमारा -6, a निकला है -6 और d निकला है आपके लिए 4। अब उन्होंने बोला है T16th टर्म भी निकाल के दिखाइए। अगर 16th टर्म निकालने बैठेंगे तो a + n-1 इंटू डी, वेयर a इज इक्वल टू आपके लिए -6, d n की वैल्यू हम रख देंगे 16, n की वैल्यू हम रख देंगे 16 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। तो -6 + 15 मल्टीप्लाई बाय 4, -6 15 4 = 60, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 54। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 है। ये कह रहा है इफ़ द 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 37 एंड इट्स 12th टर्म इज़ 57, फाइंड द AP। तो आपको AP निकाल, हमें यहाँ क्या दे रखा है, T8 इज इक्वल टू 37 एंड T12 इज इक्वल टू 57। हमें जब ये दे रखा है तो हम Tn का फॉर्मूला हम जानते हैं, a + n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर पुट कर दें, T8 कितना हो जाएगा, a + 8 - 1, क्योंकि यही n यहाँ पर पुट हो रहा है, n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 37, यानी a + 7d इज इक्वल टू 37।
ये एक इक्वेशन मिली है। और इस वाले T12 से अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, मैं आपको यहाँ थोड़ा जल्दी बताती हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। 12 - 1 यानी 11D = 57। एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब जब हम इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a + 7D = 37। तो जहाँ 2 वेरिएबल्स होते हैं उस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपने कुछ वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को प्लस माइनस करना सीखा है, हम यहाँ पे माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, a से a माइनस हुआ 0, 7 में से -11 हुआ तो 8 9 10 11, यानी कि -4। क्यों? क्योंकि 11 लार्ज नंबर है तो 11 का साइन लगेगा और यहाँ पर ये प्लस साइन अब यूज़ नहीं होगा, तो 4D। और यहाँ पर कितना आया आपका -20, माइनस से माइनस कट, यानी D = 20/4 विच इज़ इक्वल टू 5। ओके, जब आपको a की वैल्यू यहाँ 5 मिल गई है तो a + 7D = आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 ले ली थी, इक्वेशन 2 यहाँ पर हम बाय इक्वेशन 1 लिख के सिर्फ a + 7D = 37। ओके, तो हम यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दें। 7 × 5 = 37, a + 35 = 37, a = 37 - 35 विच इज़ इक्वल टू 2, यानी आपके पास a = 2 भी आ गया। अब हम इस सीरीज़ को कैसे बनाएंगे? उनका मेन क्वेश्चन था कि आप हमें AP सीरीज़ बताइए। आप यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्लीज़ आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। उन्होंने AP सीरीज़ बोला है तो आपको अब इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है। a = 2, a + D आपको ऐसे लिखना होता है, a + D, a + 2D। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, यानी 2, 2 + 5, 2 + 10, 2 + 15। तो आपकी सीरीज़ क्या बनेगी? 2 7 12 17। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is this: fourth term of an AP is equal to 0. Prove that its 25th term is the triple of its 11th term. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 2005 में भी बोर्ड में पूछा गया है। आपके क्वेश्चन पैटर्न इजी आते हैं। हर चैप्टर में से 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले। ये उस टाइप के क्वेश्चन में होते हैं जो लगभग 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि अगर आपको यहाँ 4th टर्म दे रखी है और 4th टर्म में T4 = 0 आ रहा है, प्रूव करना है कि जो इसकी 25th टर्म होगी वो इसकी 11th टर्म से ट्रिपल होगी। ठीक है, अगर आपको इन्होंने यहाँ पर दे रखा है तो यानी आपको प्रूव करना है कि T25 = 3 टाइम ऑफ T11। ओके, तो जब आप T4 देखते हैं तो हम यहाँ T4 = a + n - 1 इंटू D में अगर यहाँ पर मैं n क्या आता है तो मैं T4 = हो जाएगा a + 3D = 0। तो आपकी एक इक्वेशन नंबर ये 1 हो गई। नाउ अब आपको T25 भी सिमिलर देखना पड़ेगा, T25, और यहाँ से T25 = हो जाएगा a + n - 1। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, 25 - 1 यानी कि 24D। आपको ये मालूम नहीं है लेकिन इसकी इक्वेशन आपने 2 पुट कर दी। नाउ इसी तरह T11 की टर्म क्या है? a + 11 - 1 यानी कि 10D। ये हो गया इक्वेशन 3। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन आई है। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर आपको बाय इक्वेशन 1 a = -3D हो जाएगा। आप ये वाली वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर मैंने आपको दे दी 4। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 and 3। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 and 3। अगर आप इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? a की वैल्यू -3D + 24D। ओके, तो जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? ये T25 की वैल्यू मिलेगी जो कि किसके बराबर होगी? 21D के। नाउ T11 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? -3D + 10D विच इज़ इक्वल टू 7D। आप अगर इनका रेशो निकाल लेंगे, ये आपके पास जो दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, T25 अपॉन T11 अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिली है? इनकी वैल्यू 21D और यहाँ पर
7d, d से d कट, तो यहाँ से कितना मिला 7 से 3 टाइम। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे T25 अपॉन T11 इज इक्वल टू T25 अपॉन T11 इज इक्वल टू 3/1। इससे क्या मिला आपको T25 इज इक्वल टू 3T11। ओके, आपके ये प्रूव हो गया कि जो T25 यानी 25th टर्म है उसकी वैल्यू 11th टर्म से 3 टाइम होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक AP सीरीज दे रखी है, तो यहाँ बताना है कि इस टर्म में कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 31st टर्म से 130 ज़्यादा होगी, यानी विच टर्म ऑफ AP 5, 15, 25, इसमें कौन सी एक ऐसी टर्म आएगी। सपोज हम यहाँ मान के चलेंगे, सपोज nth टर्म ऐसी है जो 31th टर्म से इतनी ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखिए कि ये सीरीज़ मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बताई थी तो उसमें बताया था, हम सीरीज़ को देखते वक्त हमेशा ये सोचते हैं कि सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और जब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सीरीज़ तो 5, 15, 25 यानी ये लगातार 10 बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आने वाले नंबर हमेशा बड़े होते जाएंगे पहले वाले नंबर। तो इन्होंने बोला है 31st टर्म से भी 130 ज़्यादा होना चाहिए, यानी ऑब्वियसली वो जो टर्म होगी वो और भी बड़ी टर्म होगी। जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म पे अगर 15 है तो थर्ड टर्म पे 25 है, यानी नेक्स्ट टर्म बड़ी आ रही है। यानी जो 130 मोर वाला नंबर होगा वो 31 के बाद में, 31st टर्म के बाद में आएगा। अगर हम इतना ना भी सोचें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं a इज इक्वल टू कितना है 5 और d इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 15 माइनस 5। d की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, वैसे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने आपकी वैल्यू निकाल ली वापस 10। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपके पास a भी है d भी है, तो लेट यहाँ पर आप 30, अब ना हम क्या मानते हैं, लेट द nth टर्म हैज़ द वैल्यू 130 मोर देन 31st टर्म। ओके, तो यानी अगर ये 31st टर्म है तो यानी अगर मैं Tn की जो वैल्यू है ना वो T31 से 130 ज़्यादा है, ठीक है। तो T31 का फॉर्मूला क्या होगा भाई, a प्लस n माइनस 1 यहाँ इंटू डी। Tn का फॉर्मूला तो ये होता है ना। अब Tn की जगह तो मैंने यहाँ लिख दूंगी, लेकिन T31 कैसे निकालेंगे, Tn किसके बराबर होगा, a प्लस 31, यहाँ पे 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30d प्लस 130। ओके, और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a से a कट होगा, चाहते तो आप यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 30d प्लस 130। हमारे पास d की वैल्यू है 10, तो n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस 130। डन। तो जब यहाँ n माइनस 1 इंटू 10 लिखा, वहाँ पे कितना हो गया 300 प्लस 130 यानी कि 430 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10। ये 10 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, जब डिवाइड में आ जाएगा तो ये 43 बचेगा। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 44, यानी nth टर्म वो टर्म होगी 44 होगी जिसकी वैल्यू 31। मैंने आपको कहा ही था कि जो भी आंसर आने वाला है वो अंदाजन हमने ये लगा ही लिया था कि 31st से तो बड़ी ही टर्म आएगी। जैसे वापस मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा हटके क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 5, 15, 25 इस तरीके से टर्म है तो वो कौन सी टर्म होगी जो 31st टर्म से भी 130 ज़्यादा होगी। हमने देखा इस सीरीज़ में 8, 5 है, d 10 है। मान लीजिए कि वो टर्म nth टर्म थी जो कि 31st टर्म से 130 ज़्यादा है, तो Tn की वैल्यू वो nth टर्म कौन सी होगी जो 31st टर्म से
130 ज़्यादा है, तो टी एन इज इक्वल टू वो ज़रूर वो टी एन पे जो भी टर्म बैठी होगी वो इस तरीके से होगी। टी एन का फॉर्मूला ये होता है, हमने इधर भी रख दिया, इधर बस एन रखना है, इधर एन की जगह 31 रखना है। हमने देखा यहाँ पर बराबर किस तरफ है, हम यहाँ काट भी सकते थे, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप उधर जाकर माइनस भी कर सकते थे वैल्यू रख के। हमने बाकी की चीज़ें ऐसे ही लिख दी। अब डी की वैल्यू हमारे पास पहले ही ऊपर निकल चुकी है 10, हम वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, और आपका आंसर आया एन बराबर 44। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर p टर्म ऑफ ए पी अगर q के बराबर है और q टर्म p के बराबर है तो आपको प्रूव करना है p प्लस क्यू टर्म इज 0 होगा। बच्चे देख के घबरा जाते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जबकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि टी पी यहाँ पर p एज अ टर्म है। जैसे 1 2 3 नंबर किसी ए पी सीरीज़ के नंबर भी हो सकते हैं, और टर्म नंबर जैसे फर्स्ट टर्म पे कौन आ रहा है, सेकंड टर्म पे कौन सा आ रहा है, तो pth नंबर पे कोई आंसर है वो q बैठा है, और q टर्म पे जो नंबर बैठा है वो p बैठा है। तो आपको प्रूव करना है कि p प्लस क्यू p प्लस क्यू जो टर्म होगी वहाँ पर आंसर आपका 0 होगा। आप सिंपली आप अपने, मैंने आपको कहा था ये चैप्टर में हैं ही 2 फॉर्मूले, आपको बहुत इजी हो जाएगा, बस आप उसको अप्लाई करना सीख जाइए। आप जानते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो टी पी कितना हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। टी क्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इसी तरीके से अगर आपने ये 2 इक्वेशन देख ली और यहाँ पर टी पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी थी, क्यू के बराबर, और टी क्यू कितना दे रखा था, पी के बराबर। आपने इन्हें इस टाइप के चैप्टर में आपको बस इक्वेशन नंबर्स देना आना चाहिए। आप इक्वेशन नंबर देंगे, आप इन्हें ज़रा लिख लीजिए, फिर आप लिखेंगे। आपको अगर ये ए कैंसिल करना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अगर आप इक्वेशन 1 में से अगर इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू के बराबर है, और ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी पी के बराबर है। आप इन्हें माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो इस तरीके से माइनस लगाना पड़ता है, क्यू से क्यू कट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं डी कॉमन ले लूँगी तो डी कॉमन लेने पे पी माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, और दूसरी तरफ क्या बचा, क्यू माइनस पी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी पी माइनस 1 माइनस क्यू, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू माइनस पी। 1 से 1 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, पी माइनस क्यू, और इज इक्वल टू क्या इतना आ रहा है, क्यू माइनस पी। आप बस यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे p माइनस क्यू है, यहाँ पे q माइनस पी है, और यहाँ p माइनस क्यू है। आप उस तरफ ले जाएंगे q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। तो जब आप यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन होती है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैम क्या करें, p माइनस क्यू लिख देना है और ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉमन ले लेना है। आंसर इज -1। आपका आंसर आ गया -1। अब मैं आपको यहीं पर इधर साइड में करके दे रही हूँ। जब आपका d -1 के बराबर आ गया है, आपके पास ये वाली इक्वेशन थी a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, हम इसी का वापस यूज कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इस d की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, -1। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, a प्लस 1 माइनस पी। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर साइन बदल देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो, और q। अब ये पूरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा तो -1 माइनस पी। ओके, और जब ये इस तरफ जाएगा तो q -1 प्लस पी। आप इसको थोड़ा ऐसे करके लिख सकते हैं, जमा के p प्लस क्यू -1। ओके, और जब आपकी ये वाली चीज़ आ गई है, a की वैल्यू आपके पास ये आ गया, d की वैल्यू आपके पास -1 आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, d की वैल्यू आपके पास आई -1 और a की वैल्यू आई है p प्लस क्यू -1। आपको उन्होंने पूछा था टर्म ऑफ p प्लस क्यू कितना निकलेगा, करके देख लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ पर n की जगह क्या है, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू -1 इंटू डी। a की जगह आपको क्या लिखना है, p प्लस क्यू -1, क्यों, जो कि हमने
उन दो का रेफरेंस लेके अभी अभी हमने फाइंड आउट की है। ओके, और यहाँ पर तो ये जो है वैसा का वैसे ही लिखेंगे और डी की जगह क्या लिखेंगे, -1। अब जब ये -1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो किस तरीके से आएगा, p प्लस क्यू -1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि माइनस p प्लस क्यू -1। ओके, p प्लस क्यू -1 से p प्लस क्यू -1 अगर माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा, 0। तो आपका ये प्रूफ हो गया। ओके, एक और क्वेश्चन है जो मेरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसे स्किप नहीं करना चाहती हूँ। इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप वीडियो एंड तक देखिएगा और इसमें काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो हमारा बस अब लास्ट क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर a प्लस एल रेस्पेक्टिवली, शो दैट द सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द nth टर्म ऑफ द एंड इज l। आपको मैं कुछ एक एग्जाम्पल लेके देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सपोज मेरी एक सीरीज़ है, एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। मैं आपको बोलती हूँ कि स्टार्टिंग से 4th नंबर और पीछे से 4th नंबर। तो अगर मैं स्टार्टिंग से 4th लिखूँगी तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे मेरा 4 आया। पीछे से अगर 4th नंबर पे देखूँगी तो 1 2 3 4। तो वो आपसे बोल रहे हैं कि 4 + 9 बताना है आपको। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि आगे से nth टर्म और पीछे से nth कोई नंबर है।